फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फेडरलिज्म। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ये चीज जो है उल्लेख है आर्टिकल 1 में ही, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया इज भारत दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये जो शब्द है वो ही है, बताता है कि फेडरल सिस्टम को अपनाया गया। हालांकि संविधान में फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन जो सिस्टम जो निहित है इस शब्द में वो है फेडरल सिस्टम। अब ये देखेंगे कि फेडरल सिस्टम जो कहा गया, जो भारत में विद्यमान है या भारत अपनाया है, तो क्यों, तो किस आधार पर किसी देश की व्यवस्था को फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था कहा जा सकता है। तो उसमें यह है कि विश्व का सबसे प्राचीन, मतलब नॉर्मली क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का दो व्यवस्था प्रचलन में है विश्व में। एक है फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम, और दूसरा जो है यूनिटरी, एकात्मक है, एकात्मक। तो संघीय और एकात्मक, इसका आदर्श है, अगर संघीय का कहें तो अमेरिका है। यूनिटरी का एक है कि हम लोग यूके कह सकते हैं, ब्रिटेन में है। एक ही सरकार होता है, केंद्र सरकार आता है, पूरे देश का एक सरकार, एकात्मक। जबकि संघ, अमेरिका को आदर्श संघ कहा जाता है। और चूंकि हम लोग को एनालिसिस कर देखना है कि भारत में वो क्या जो शासन की व्यवस्था है जिस आधार पर संघीय कहा जा सकता है, तो उसमें यह चीज है कि यहां पर किसी भी देश का जो संघीय विशेषता है कि नहीं, उसमें उसका निर्धारण किया जाता है अमेरिका की विशेषताओं से तुलना करके। और जो वहां पर जो शासन की विशेषताएं हैं, क्या क्या है जो उसको संघीय बनाती हैं, तो उन चीज को देखें। मतलब वो मानक या वो चीज व्यवस्था जो उसको संघीय बताती है, तो हम लोग देखें संघीय शासन की व्यवस्था, क्योंकि जो यूएसए को जो विशेषता है वही मानक है। तो यूएसए को कहा जाता है क्या, आदर्श संघ। आदर्श संघ मतलब आइडियल फेडरलिज्म, क्योंकि यह सबसे पहला या प्राचीनतम, सबसे पहला है संघीय व्यवस्था जो स्थापित हुआ। और यही जो अमेरिका की जो विशेषता है वही है संघीय विशेषता के लिए मानक, स्टैंडर्ड है। तो वो क्या चीजें हैं, वो विशेषता, वो मानक विशेषता जो अमेरिका में पाया जाता है। तो उसका जो प्रमुख विशेषता जो है, में देखेंगे हम लोग, वहां पर होता है दोहरी सरकार, संघ में होता है, तो कहें डुअल गवर्नमेंट। अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग। दूसरा जो है शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। तीसरा जो है संविधान की सर्वोच्चता होती है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक है न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का अधिकार, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट। ये सब जो विशेषता जो है अमेरिका में विद्यमान है। और इन्हीं मापदंड पर हम लोग देखेंगे कि भारत में ये सब विशेषता किस तरह से विद्यमान है, पहले क्या है और भारत में किस प्रकार से है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोहरी सरकार, हुआ दोहरी सरकार वाली विशेषता, डुअल गवर्नमेंट जिसको कहा गया। तो ये अमेरिका में है। तो किस तरह से,
तो अमेरिका में दो स्तर की सरकार है, दो स्तर है सरकार का। एक को कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार, और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, भारत में भी कुछ ऐसा ही है, दो संघ है। इस तरह से जो है दो स्तर का सरकार भारत में भी तो है। भारत में इस मापदंड को देखें है कि नहीं, तो यहां पर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भारत में भी है। तो ये मापदंड तो भारत में भी पूरा होता है, दो स्तर का सरकार। फिर दूसरा जो है इसकी विशेषता, शक्ति का विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर। तो क्या है कि अमेरिका में प्रशासन की जो शक्ति है उनका बंटवारा किया गया फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। तो मतलब जो है यहां पर प्रशासन की शक्ति का बंटवारा है, शक्ति को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और उसके लिए एक है संघीय सूची, जिसको कहते हैं फेडरल लिस्ट के अंतर्गत, और एक है स्टेट लिस्ट के जो प्रांत हैं, प्रोविंस हैं में। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पर फेडरल लिस्ट अमेरिका में, वैसे अगर कहें हम लोग तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन फेडरल लिस्ट में, बाकी सभी स्टेट लिस्ट में आता है। तो अमेरिका के समान जो है भारत में भी दोहरी सरकार है, दो माने कि दोनों सरकार के बीच में शक्ति का बंटवारा है। भारत में क्या है, ये शक्ति का बंटवारा के लिए संविधान में एक अनुसूची शेड्यूल 7 है, जिसमें बांटा गया है शक्ति का बंटवारा, इसी के समान। और दोनों स्तर के सरकार के बीच में शक्ति का बंटवारा है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इसके लिए जो है शक्ति का बंटवारा के लिए इसको कहते हैं केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची या सेंट्रल लिस्ट, जिसमें केंद्र सरकार को दिया गया अधिकार। एक है स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार को दिया गया है एक समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो समवर्ती, इसमें दोनों नियम बना सकते हैं, में कुछ शर्तें हैं। तो ये शक्ति का बंटवारा है, ये विशेषता जो है भारत में भी है, अमेरिका के समान विद्यमान। तो ये जो दूसरा विशेषता है फेडरल फीचर्स का, वो भारत में भी है। नेक्स्ट है, देखिए हम लोग संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है कि ये जो दो स्तर की सरकार होती है, केंद्र हुआ चाहे राज्य, वहां पर फेडरल या स्टेट, तो इन दोनों स्तर के जो सरकार है, उन सरकार, दोनों ही स्तर के सरकार का अस्तित्व कहां से आया है। तो ऐसा नहीं है इस व्यवस्था में कि केंद्र सरकार या फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, उसका अस्तित्व आया है राज्य सरकार से, बल्कि दोनों का अस्तित्व आया है संविधान में। और संविधान ने स्पष्ट किया है दोनों के अधिकारों को, इसलिए यह भी है कि एकदम क्लियर कट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए जहां पर संघीय व्यवस्था है वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग देखे थे कि इंग्लैंड में ये दो स्तर की सरकार नहीं है, तो इस अधिकार और कार्यों या फिर हर उसके सबके जो ओरिजिन हुआ है संविधान से, वहां तो एक ही सरकार है, वही ऑल पावरफुल है, सॉवरेन है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, और भारत में भी ऐसा ही है कि वो जो है लिखित संविधान है। दोनों स्तर की सरकार का अस्तित्व संविधान से आया है, संविधान ने बनाया है अमेरिका के समान केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, न कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बनाया। दोनों का अस्तित्व संविधान से आता है, और संविधान दोनों के अधिकार क्षेत्र का भी निर्धारण करता है। हर किसी को
अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना है, ये निर्धारित करता है संविधान। और अमेरिका में है ऐसा, तो भारत में भी है ऐसा। तो इसलिए जो संघीय व्यवस्था की ये विशेषता है उसको भी भारत पूरा करता है। और तीसरा देखें हम लोग, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायपालिका का प्राधिकार। इसमें यह है कि संविधान जो होता है, फेडरल सिस्टम है, वो सर्वोच्च होता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार हर किसी को कार्य करना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा होता है कि संविधान जो कि क्लियर कट करता है, डिमार्केट करता है सबके अधिकार को, कार्य करने की सीमा को, उसमें अगर किसी तरह का अस्पष्टता हो उसके इंटरप्रिटेशन में, समझने में क्या कह रहा है, तो ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार जो कहेगा वही मान होगा या राज्य सरकार जो कहेगा वो मान होगा, ऐसा नहीं है। जो न्यायपालिका का कहेगा, जैसे भारत में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट कहता है, वही फाइनल होता है इंटरप्रिटेशन, कि यही कहता है संविधान। तो संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार, और उसका जो जो भी आदेश होता है सबको मानना पड़ता है। ओके, संविधान के अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं। अमेरिका में है ऐसा, भारत में भी है ऐसा। तो हम लोग देखें जो विशेषता है, संघीय विशेषता जो अमेरिका में पाया जाता है, उन विशेषताओं की रोशनी में देखेंगे भारत में भी संघीय विशेषता है। तो भारत भी में भी संघीय है, भी संघीय विशेषता है। तो इस तरह से संघीय विशेषता है तो भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। क्योंकि अमेरिका के समान वो जो फीचर्स है, मानक जो विशेषता, वो भारत में भी पाया जाता है। अब यहां पर ये देखना है हम लोग को, ठीक है, भारत एक संघ है इस आधार पर, लेकिन अगर हम लोग ये देखें भारत की व्यवस्था का, भारत की जो व्यवस्था है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने पर, माइन्यूट एनालिसिस अगर कहें, पाया जाता है कि भारत में संघ तो है लेकिन अमेरिका के समान नहीं है। अमेरिका के, क्योंकि अगर संघ है तो अमेरिका के जैसा होना चाहिए, आदर्श संघ हम लोग के, लेकिन ये सब तो हुआ, लेकिन काम जो करता है ऐसा नहीं है, उससे अलग है। अमेरिका में क्या है, यूएसए में, कि जो राज्य जिसको कहें उसको अधिक ऑटोनोमस है, अधिक शक्ति है, केंद्र को कम शक्ति है, कम है शक्ति। जबकि भारत में इसके विपरीत, केंद्र को अधिक शक्ति है और भारत में राज्य में कम शक्ति है। तो ये तो विपरीत हुआ, अमेरिका जैसा व्यवस्था नहीं हुआ। क्योंकि अगर संघ होने के लिए उसको उसी व्यवस्था के जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और शक्ति का अधिक होना उसको एकात्मक स्वरूप देता है। तो हम लोग ये देखेंगे, अब एनालिसिस करेंगे कि वो प्रावधान जो भारत की व्यवस्था को में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अगर केंद्र अधिक शक्तिशाली है तो वो उसको देता है एकात्मक स्वरूप, केंद्र अधिक शक्तिशाली है। तो किस तरह से वो एकात्मक है, इस चीज को देखना है हम लोग, किस तरह काम करता है। तो ऐसा है, यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि भारत में जो है, भारत का तंत्र देखेंगे, भारत में जो अमेरिका के विपरीत, अमेरिका के विपरीत जो है क्या है, केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार की ओर कह सकते हैं शक्ति का झुकाव अधिक है राज्य की तुलना में, यह चीज है। और इन्हीं फीचर्स को, किस तरह से शक्ति का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है राज्य की तुलना से, इस चीज को हम लोग देखेंगे किस तरह से ये होता है। क्योंकि अमेरिका में विपरीत, मतलब राज्य में शक्ति का झुकाव अधिक है
केंद्र की तुलना में। तो ये उसको विपरीत बनाता है। विपरीत बनाता है तो फिर फेडरल से भिन्न हो गया, क्योंकि उसको तो राज्य में अधिक शक्ति होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम लोग उस चीज को देखेंगे ऐसा क्यों है, क्या है। तो जिससे संबंधित जो है प्रमुख प्रावधान जो है, प्रमुख जो है कह सकते हैं प्रावधान या विशेषता पॉइंट्स जो देखें, जो साबित करेगा कि शक्ति का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है। उसमें बहुत से उसके कारण हैं और व्यवस्था भी है। एक जो केंद्र की ओर अधिक शक्ति का झुकाव होने का हिस्टोरिकल कारण बताया गया। तो हिस्टोरिकल फैक्टर मतलब ऐतिहासिक कारण बताया, वो है मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण की प्रकृति, हिस्टोरिकल फैक्टर हुआ। कैसा? तो ऐसा है कि अमेरिका जो है का जो निर्माण हुआ है वो वहां पर 50 कुछ देश थे, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट है अभी, तो 50 सोचिए कमजोर देश थे, सब एकजुट हो गया और सब एकजुट होकर अपनी इच्छा से बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 50 राज्यों के सहमति से बना है। तो मतलब यहां पर बना संघ जो बना है अमेरिका, वो कौन बना है? राज्य, मतलब वो इकाई। इकाई ने इस होल का निर्माण किया, यूनिट ने होल का निर्माण किया, राज्यों ने संघ का निर्माण किया। जबकि भारत में क्या था, पहली बार अगर हम लोग देखें संघीय व्यवस्था की नींव कब पड़ी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा पड़ा था। उसमें क्या था, भारत तो पहले ही से था, प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तो राज्य में बांटा गया था। बहुत सा राज्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं 11 राज्य का अस्तित्व आया था और सबको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बना। तो ये पहले बना हुआ था भारत, और भारत में मतलब संघ पहले था, बाद में राज्य का निर्माण किया गया इस एक्ट के द्वारा, और उसको प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। तो उस समय पहली बार अस्तित्व है। तो यही था कि यहां पर बनाया है, यूनिट ने होल का किया, यहां होल ने यूनिट का निर्माण किया। तो जिसने निर्माण किया उसने अपने पास अधिक शक्ति रखा। तो यहां निर्माण करता अगर क्या है, यहां पर यूएसए में कौन था? यूनिट था, मतलब राज्य था, राज्य ने निर्माण किया उस संघ को। जबकि इंडिया में जो है होल ने किया है, मतलब केंद्र ने किया है निर्माण कर संघ का, प्रशासनिक सुविधा के। इसीलिए यही कारण है। और इस तरह से जो है, जैसे इंडिया का बना है, इंडिया से पहले इस तरह का जो है कनाडा में बना था, तो हम लोग कह सकते हैं कनाडा के समान। इसीलिए निर्माणकर्ता ने अपने पास अधिक शक्ति रखा है। ये एक हिस्टोरिकल कारण हुआ कि केंद्र में भारत में क्यों अधिक शक्ति है, क्योंकि केंद्र ने निर्माण किया है राज्य का, जबकि अमेरिका में राज्य ने किया है केंद्र का। तो ये तो हुआ, इस वजह से हुआ। अब हम लोग देखते हैं और भी मोड ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ज्यादा शक्ति जो है केंद्र में, तो ऐसा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। भी देखे थे कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। जैसे अमेरिका में है क्या, अमेरिका में देखते हैं क्या, ये जो डिवीजन ऑफ पावर में अभी बताए थे, फेडरल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट जो है उसमें तीन ही है, मतलब उसमें है डिफेंस, रक्षा, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स और फिर जो है ये कम्युनिकेशन, संचार। तो ये सब आते हैं फेडरल लिस्ट में, कम्युनिकेशन। जबकि बाकी जो प्रशासन का विषय बचा, रेस्ट बचा हुआ है, सभी स्टेट लिस्ट में आता है। बहुत ही एग्जॉस्टिव है, पूरा शक्ति राज्य को दिया गया वहां पर। जबकि ये हो गया यूएसए में। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इसके लिए दिया गया है क्या, यूनियन लिस्ट, संघ की सूची, स्टेट लिस्ट
और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी देखेंगे हम लोग कि अभी यूनियन लिस्ट में लगभग 100 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। तो ये देखने पर ही सब्जेक्ट प्रशासन के विषय, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अमेरिका में 3 ही है, यहाँ पर 100 है, और जितना महत्वपूर्ण है सब केंद्र सरकार के पास है। स्टेट लिस्ट में एक्सेप्ट है जिस पर स्टेट सरकार बनाता है, इस पर दोनों बनाता है, ऐसा है। तो एक तो लिस्ट भी जो केंद्र के अधीन है वो ज्यादा एग्जॉस्टिव है, ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब उसमें भी देखें हम लोग, स्टेट लिस्ट में है, इसमें भी केंद्र सरकार नियम बना सकता है। उसके लिए 2 परिस्थिति हैं। आर्टिकल 249 है का प्रयोग करके, और ड्यूरिंग इमरजेंसी 352, और इमरजेंसी में है, राष्ट्रपति शासन में भी हस्तक्षेप होता है। तो आर्टिकल 249 में कहा गया है कि नॉर्मल हालत में भी अगर राज्यसभा अधिकृत करे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके, तो राज्य की सूची पर केंद्र सरकार नियम बना सकते हैं, और जो आपातकाल लागू होता है तो केंद्र सरकार बना ही सकता है। तो उसमें भी तो हस्तक्षेप हो गया, मतलब राज्य की सूची हालांकि अलग किया गया, लेकिन केंद्र चाहे जरूरत पड़ने पर नियम बना सकता है, तो उसका अधिकार है एक तरह से। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में देखें, दोनों बना सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाया तो केंद्र सरकार का जो नियम रहेगा वो डोमिनेट करेगा, राज्य का नहीं। वो भी केंद्र सरकार के महत्व को दर्शाता है, और यही है। तो मतलब केंद्र की सूची राज्य किया गया, लेकिन एक तरह से देखा जाए जरूरत पड़ने पर सभी पर प्रीडोमिनेंस होगा, वर्चस्वता होगी केंद्र सरकार की। तो स्पष्ट है, डिवीजन ऑफ पावर से भी भारत के संदर्भ में स्पष्ट होता है कि शक्ति का झुकाव जो है केंद्र की ओर है। डिवीजन ऑफ पावर केंद्र के लिए नहीं, राज्य भले केंद्र की सूची में नहीं बना सकता, लेकिन केंद्र जरूरत पड़ने पर राज्य की सूची में बना सकता है। तो यहां पर यह भी हुआ, ऐसा अमेरिका में तो है नहीं। अमेरिका में तो बस 3 ही विषय पर बना सकता है, बाकी सब पर राज्य। दूसरा देखें, जो अवशिष्ट कुछ ऐसा विषय है, अवशिष्ट विषय, रेसिडुअल सब्जेक्ट्स जो कहते हैं, उसमें यूएसए में जो नियम बनाने का अधिकार दिया गया है स्टेट को, जबकि अवशिष्ट पर इंडिया के संदर्भ में दिया गया है सेंटर को। तो नया जो प्रशासन का विषय कभी इमर्ज करता है, तो उस पर जो भारतीय संविधान में केंद्र को ही अधिकार दिया गया है, जबकि अमेरिका में वो जो है राज्य सरकार को दी जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट करता है कि शक्ति का झुकाव जो है केंद्र सरकार का। क्लियर है ये पॉइंट? और पॉइंट्स है जो दिखाएगा शक्ति का झुकाव केंद्र की ओर है। नेक्स्ट हम लोग देखें आर्टिकल 3 जो है भारत में, आर्टिकल 3 उसमें क्या है कि संसद जो केंद्र ही सरकार का हुआ, संसद जो है किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मतलब वो केंद्र सरकार के कह सकते हैं, उसका अस्तित्व, रूप, नाम उसके रहमो क्रम पर है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो 50 है तो 50 उसी रूप में रहेगा, लेकिन भारत में कर सकता है। मतलब कि ये जो है संसद द्वारा इसमें यही कहा गया है, किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी में नया राज्य बनाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, कोई भी रूप दिया जा सकता है। तो इसलिए बनाया जाता है कि स्टेट इंडिया में जो है क्या है, इंडिया में जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, तो जब चाहे डिस्ट्रक्टिबल, जबकि यूएसए में स्टेट जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको किसी भी हालत में नहीं विनाश किया जा सकता है। तो इसका अस्तित्व ही केंद्र सरकार पर है। यहां पर तो शक्ति का झुकाव स्पष्ट दिख रहा है, केंद्र की ओर है। और भी देखें हम लोग, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो संघीय व्यवस्था, जैसे अमेरिका संघीय व्यवस्था है तो वहां दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। मतलब ऐसा हुआ कि वहां पर जो केंद्र सरकार है उसका अलग है, और अपने अपने राज्य में सबका अलग है। राज्य में, दूसरे राज्य में वो व्यक्ति जो अमेरिका का है अपने राज्य और संघ सरकार का वो
नागरिक है, दूसरे राज्य में उसको नागरिक जैसा दर्जा नहीं मिले। और हर राज्य में नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार रिस्पेक्टिव जो है राज्य को है, जबकि भारत में एक ही नागरिकता है, वो केंद्र के लिए और सभी राज्य में, पूरे देश का नागरिक है। और नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार जो भी है वो केंद्र सरकार को है। तो इसमें संघीय व्यवस्था होते हुए भी नागरिकता संबंधी प्रावधान पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है। वो भी इस पूरी व्यवस्था में केंद्र की ओर शक्ति के झुकाव को दर्शाता है। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 200 है। भाई क्या है, इसको आर्टिकल 200 देखने से पहले हम लोग ये देखें कि जो गवर्नर होते हैं राज्य के, गवर्नर वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है राज्य में, लेकिन इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? केंद्र द्वारा, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त। तो ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो वहीं निर्वाचित किया जाता है। संवैधानिक माने रियल पावर तो वेस्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, लेकिन फिर भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, और वो राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो केंद्र के एक कह सकते हैं एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र का है, वो रिप्रेजेंटेटिव है राज्य में, और उस तरह से काम भी कर सकते हैं। वो कैसे कि उसमें क्या है कि कोई भी यहाँ पर अधिनियम बनेगा राज्य विधान पालिका में, एक सदन में पारित हुआ, दूसरा सदन में पारित हुआ, उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को अधिकार है उस पर हस्ताक्षर करेंगे आर्टिकल 200 में, अगर बन गया तो एक्ट बन गया। लेकिन उसके पास एक विकल्प है कि वो अपने से हस्ताक्षर ना करें, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज सकते हैं, और इस राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उनको किसी के सलाह की जरूरत भी नहीं होती, वो अपने विवेक का प्रयोग करके भेजते हैं, और राष्ट्रपति के पास भेज दिए तो अब राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 201 में। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो चाहे हस्ताक्षर करे या नकार दें, विचार के बिल लौटा दें, नकार दें। तो क्या कहने का मतलब ये हुआ, अगर केंद्र सरकार चाहे इसके प्रयोग से राज्य के विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। विधायी कार्य, क्योंकि जब तक नियम नहीं बनेगा तो सरकार काम कैसे करेगा, और ऐसा संभव है क्योंकि यहां पर यह प्रावधान है। तो अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये क्या बताता है, विधायी कार्यों में भी, नॉर्मल विधायी कार्यों में जो केंद्र का हस्तक्षेप हो सकता है, ये शक्ति का झुकाव उधर दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, हम लोग देखें अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, क्योंकि वर्तमान में 3 सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अखिल भारतीय सेवा, इस सेवा के सदस्य जो होते हैं, इनके साथ क्या है कि कभी केंद्र सरकार और कभी राज्य सरकार दोनों के अधीन काम करते हैं। टेन्योर सिस्टम कहा जाता है उसको, अदला बदली होता है, उनका प्रणाली है, ब्रिटिश समय से ही है, एक्सपोजर ज्यादा मिले उन लोगों को। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और राज्य सरकार में जब इनकी पोस्टिंग होती है तो बहुत उच्च पद पर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के उच्च पद पर आसीन होते हैं ये सब। अखिल भारतीय सेवा के साथ पूरा कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन ये जो है अखिल भारतीय सेवा से राज्य में जब नियुक्ति होती है तो ठीक है, राज्य में राज्य के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका नियुक्ति और सेवा के शर्तों का निर्धारण जो होता है वो तो केंद्र सरकार करता है, और उनका सारा कंट्रोल नियुक्ति से लेकर बाद में भी उन पर जो कार्रवाई वगैरह का भी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। स्वाभाविक है का लॉयल्टी ज्यादा रहेगा केंद्र सरकार का। इस तरह से माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट द्वारा कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों द्वारा राज्य के प्रशासन पर केंद्र सरकार का प्रभाव हो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम अमेरिका में नहीं है। केंद्र का जो द्वारा चयनित किया गया व्यक्ति राज्य में
जो है इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पर आसीन हो, अलग अलग है। तो ये भी इसको जो इसको हालांकि इसकी जरूरत महसूस की गई थी स्वतंत्रता के समय, और वल्लभ भाई पटेल ने कहा था इसको आईएएस को स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे भारत को बांधे रखेगा। लेकिन जैसी भी जरूरत थी, ये तो प्रशासनिक मामलों में केंद्र को राज्य पर एक तरह से अधिक शक्ति दिया। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, एकात्मक न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियरी। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब केंद्र और राज्य बटा हुआ है। तो यहां पर अभी हम लोग देखें, विधान पालिका केंद्र और राज्य के बीच में बताया, केंद्र का विधान पालिका संसद, राज्य विधान पालिका अलग, कार्यपालिका जो है केंद्र का अलग, जैसे कार्यपालिका प्रमुख वहां पर राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राज्यपाल, यहाँ पर संघीय मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, तो यहाँ मुख्यमंत्री, राज्य, ऐसा बटा हुआ है। लेकिन न्यायपालिका जो है इस तरह से नहीं बटा हुआ, एक ही है, एकल एंड एकीकृत, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट वो केंद्र सरकार के लिए भी है, राज्य सरकार के लिए भी है, जो भी मामला आएगा। हाई कोर्ट केंद्र सरकार के लिए जो हाईएस्ट जो है, तो वही है सिंगल और इंटीग्रेटेड। और इसके जो एपेक्स पर होते हैं, जैसे हम लोग कहें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जो पूरा कंट्रोल करते हैं जुडिशियरी को स्टेट के, तो वो क्या होते हैं, उनको जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, उनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इसमें तो राज्य का कोई रोल ही नहीं है। जबकि अमेरिका में जो न्यायपालिका है, राज्य का बिल्कुल अलग, केंद्र का बिल्कुल अलग, यहां पर ऐसा नहीं है। और जो टॉप लेवल जो जुडिशियरी है, उसकी नियुक्ति तो की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए न्यायपालिका पर भी अगर देखा जाए, केंद्र सरकार का ही जो है अधिक वर्चस्व है। तो क्या हुआ, स्पष्ट करता है कि शक्ति का झुकाव जो है केंद्र की ओर है। और हम लोग देखें अगला प्रावधान, वो है आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है क्या है कि संविधान में 3 प्रकार के जो है आपातकाल का प्रावधान है। जैसे एक कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अगर है तो उस आधार पर राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। एक है प्रेसिडेंट रूल, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 356 में। और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में उल्लेख है 360। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है भारत के संविधान में। तो उसमें क्या है, पहली बात, आपातकाल का प्रावधान क्यों रखा गया? उसमें यही कहा गया कि जब कहा गया कि देश के समक्ष कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो कठिन स्थिति को निपटने के लिए निपटेगा केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जब निपटेगा तो फिर पूरी शक्ति अपने पास ले लेगा, और सभी शक्ति निहित हो जाती है केंद्र में, और पूरा सिस्टम एकात्मक की तरह काम करने लगता है। इसमें क्या है, इसमें जो है शक्ति जो है, पूरी शक्ति, प्रशासन की शक्ति, पूरे प्रशासन चलाने की जो शक्ति हो जाती है, निहित हो जाती है केंद्र सरकार में। और पूरा सिस्टम जो है एकात्मक की तरह काम करता है, संघीय रहता ही नहीं, उसका से ही खत्म हो जाता है कि जो यूनिट है, फुल जो है केंद्र का कंट्रोल हो जाता है देश के पूरे प्रशासनिक तंत्र में, पूरा तंत्र एकात्मक। तो ये एकात्मक बनाता है। ऐसा प्रावधान अमेरिका में नहीं है। तो क्या है, ये सारे जो हम लोग देखें विशेषताएं जो अभी चर्चा किया भारत के संदर्भ में, वो बनाता है भारत में क्या, शक्ति जो है अधिक शक्तिशाली क्यों बनाता है, शक्ति देता है केंद्र सरकार को।
पूरा जिसको कहें ओवरराइडिंग पावर है केंद्र पर। लेकिन अगर वो संघ रहता तो वो इकाई हमेशा स्वायत्त ढंग से काम करता, लेकिन ऐसा है नहीं। कह सकते हैं यही है वो चीज है जो भारत को संघ के विपरीत गुण देता है। संघ के विपरीत मतलब एकात्मक वाला गुण देता है। इसीलिए कहा गया कि भारत संघीय विशेषता है लेकिन संघ की तरह नहीं काम करता है। और इसका जो विश्लेषण बहुत से विद्वानों ने भी कहा, यह सारे विशेषता देखने के लिए कहा गया है, विद्वानों की ये राय है कि भारत में क्या है, संघीय विशेषता तो है जो हम लोग देखे थे कि डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, वो सब है, संघीय विशेषताएं हैं हैं, किंतु कार्य कैसा करता है, जो प्रावधान है उसको केंद्र डायरेक्शन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, पूरा है। किंतु जो है विषय, किंतु भारत में व्यवस्था जो भी है कार्य करती है, मैंने व्यवस्था है में केंद्र की ओर, केंद्र को की ओर शक्ति का झुकाव है। शक्ति का झुकाव है कैसा, एकात्मक के समान, एकात्मक व्यवस्था के समान, यही चीज कहा गया। इस आधार पर कहा गया है, कुछ संविधान विशेषज्ञों का कोट है इस आधार पर कि वो कहा गया है कि फेडरल इन फ्यूचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट कहा गया, ऐसा कोट है। इंडियन सिस्टम को कहा गया फेडरल इन फ्यूचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इस आधार पर एक वियरे नाम के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा भारत को क्वासी फेडरल, इसी आधार पर, हिंदी में इसको कहते हैं अर्धसंघीय। तो अर्धसंघीय कहने का मतलब यही है, फेडरल इन फीचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये मतलब पूरा संघीय नहीं है, संघीय विशेषता होते हुए भी ये काम करता है एकात्मक व्यवस्था के समान। और फिर एक दूसरे संविधान, लेकिन नहीं ये बनाया गया सब एक दूसरे को सहयोग बेटर होगा और देश का एकता अखंडता बना रहेगा। ग्रैनविल एस्टन ने भारतीय व्यवस्था को कहा गया है, तो कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है भारत में, ऐसा है। हालांकि भारत में फेडरल सिस्टम है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था, उसको कहते हैं एस.आर. बोम्मई केस, तो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। तो एस.आर. बोम्मई केस 1994 में उसका जजमेंट डिलीवर हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, और यहीं पर हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।